गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर इम्यूनोलॉजी एंड फिजियोलॉजी की फोर्थ यूनिट इम्यूनोलॉजी, जिसमें आज एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एंटीजन क्या है? पैथोजन और अदर फॉरेन सब्सटेंसेज विच इंड्यूस एन इम्यूनो रेस्पॉन्स इन द बॉडी, स्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी आर कार्ड एंटीजन। यानी कोई भी बाहरी इन्वेंडर या बाहरी पैथोजन या बाहरी पार्टिकल जो हमारी बॉडी में प्रवेश करके हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देता है और एंटीबॉडी बनाने को प्रेरित करता है, उन पैथोजेंस को, बाहरी पार्टिकल्स को हम एंटीजन कहते हैं। एपिटोप एंटीजन का वह पार्ट जहां पर आकर एंटीबॉडी जुड़ती है, उस सीक्वेंस को हम कहेंगे एपिटोप्स। पैराटोप्स एंटीबॉडी का वह पार्ट या वह सीक्वेंस जो एंटीजन से आकर बाइंड होता है, तो उसको पैराटोप कहेंगे। तो एक्चुअल में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के दौरान आपस में एपिटोप एंटीजन का पार्ट और पैराटोप एंटीबॉडी का पार्ट आपस में जुड़कर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीजन एपिटोप्स हमारे जो हैं, यहाँ पे हम 4 तरह के एंटीजन एपिटोप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है लीनियर और सीक्वेंशियल एपिटोप, यानी प्राइमरी प्रोटीन जिसमें एमिनो एसिड एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, तो यह एपिटोप प्राइमरी प्रोटीन में प्रेजेंट होता है जहां आकर एंटीबॉडी बाइंड होता है, तो इसको लीनियर और सीक्वेंशियल एपिटोप कहेंगे। सेकंड है कन्फर्मेशनल और नॉन सीक्वेंशियल एपिटोप, यानी जब प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन जो फोल्डिंग के द्वारा सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, तो इस तरह की प्रोटीन पर आकर कोई एंटीबॉडी अगर बाइंड होती है, तो उस एपिटोप को हम कहेंगे कन्फर्मेशनल और नॉन सीक्वेंशियल एपिटोप। यहाँ पर जो एमिनो एसिड सीक्वेंस होता है वो लाइन में अरेंज नहीं होता है। थर्ड है नॉन ओवरलैपिंग, अगर एक प्रोटीन पर एक एंटीजन पर एक से ज़्यादा एंटीबॉडी अगर बाइंड हो रही है, तो पहली एंटीबॉडी जहाँ बाइंड हो रही है उस प्रोटीन में जो एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो दूसरी जो प्रोटीन उसी एंटीजन पर जो दूसरी प्रोटीन यानी जो एंटीबॉडी आकर बाइंड हो रही है उसके सीक्वेंस से बिल्कुल अलग है, तो ऐसे दोनों एपिटोप्स को हम नॉन ओवरलैपिंग एपिटोप कहेंगे, जहां पर एक ही प्रोटीन पर दो या दो से अधिक एंटीबॉडी अलग अलग सीक्वेंस पर आकर अगर बाइंड हो रही है, तो वो एपिटोप कैसे कहलाएंगे? नॉन ओवरलैपिंग एपिटोप्स कहलाएंगे। फोर्थ है ओवरलैपिंग एपिटोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक एंटीजन के सीक्वेंस पर एक एंटीबॉडी जहां बाइंड हो रही है, उसका कुछ पार्ट दूसरी एंटीबॉडी के बाइंडिंग में भी अगर काम में आ रहा है, तो ऐसे एपिटोप्स को हम कहेंगे ओवरलैपिंग एपिटोप। इस तरह के एपिटोप्स जिस एंटीजन में होते हैं, उन एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंडिंग नहीं हो पाती और ये एंटीजन एंटीबॉडी के द्वारा न्यूट्रलाइज नहीं कर हो पाएंगे, और इसी तरह के एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आगे चलकर डिजीज क्रिएट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन। प्रॉपर्टीज एंटीजन में सबसे फर्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा उस वो हमारी बॉडी में उतना ही ज़्यादा इम्यूनो रेस्पॉन्स क्रिएट कर पाएगा, यानी एंटीजन जितना भारी होगा मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, वो उतनी ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर पाएगा। मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर हम देखें तो अगर मॉलिक्यूलर वेट 1 किलो डाल्टन से कम है, तो ऐसे एंटीजनों में इम्यूनोजेनिक गुण नहीं होगा, यानी वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, टी सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। अगर 1 से 5 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट है किसी एंटीजन का, तो वो बहुत कम इम्यूनोजेनिक होगा, यानी थोड़ी बहुत एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर पाता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर 5 से 10 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो ऐसा एंटीजन स्ट्रॉन्ग एंटीजन होगा और वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनो रेस्पॉन्स हमारी बॉडी में क्रिएट करता है। फोर्थ है अगर मॉलिक्यूलर वेट 10 किलो डाल्टन से ज़्यादा है, तो ऐसा एंटीजन वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीजन होगा, उसको रोबस्ट एंटीजन कहेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इम्यूनो रेस्पॉन्स हमारी बॉडी में क्रिएट कर पाएगा।
सेकंड कैरेक्टर है एंटीजन का, प्रॉपर्टी का, कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जितना पैथोजन स्ट्रक्चरल के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स होगा वो इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीजन होगा और उतनी ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन वो कर पाएगा। तो इसके बेसिस पे प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्यूनो एंटीजेनिक होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीजन होगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, देन न्यूक्लिक एसिड। थर्ड प्रॉपर्टी है फोरननेस, यानी किसी भी पैथोजन के अंदर किसी बाह्य पार्टिकल में बाहरीपन का गुण जितना ज़्यादा होगा, फोरननेस का गुण जितना ज़्यादा होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एंटीजन होगा। आगे हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंप्लीट एंटीजन किसे कहेंगे? ऐसा एंटीजन जिसमें इम्यूनोजेंसिटी और एंटीजेंसिटी दोनों का गुण पाया जाता है, उस एंटीजन को कंप्लीट एंटीजन कहेंगे। तो इम्यूनोजेंसिटी क्या है? कि द कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड इंक्रीज टी सेल proliferation activity that कैरेक्टर आर कॉल्ड इम्यूनोजेंसिटी, यानी वह गुण जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रतिरक्षा उत्पादन करवाने का कार्य करे तथा टी कोशिकाओं को सक्रिय करने का काम करता है, तो ऐसे गुण को हम कहेंगे इम्यूनोजेंसिटी। सेकंड है एंटीजेंसिटी, यानी डिग्री ऑफ फॉरेननेस, बाह्यपन का गुण। तो कंप्लीट एंटीजन में ये दोनों कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटीजन। टाइप्स ऑफ एंटीजन में हमने अभी पढ़ा कंप्लीट एंटीजन, सेकेंड टाइप है प्रो एंटीजन, तीसरा है क्रिप्टो एंटीजन जो कि टेस्ट के दौरान प्रकट नहीं हो पाता है। फोर्थ है सूडो एंटीजन। सूडो एंटीजन ऐसा एंटीजन है जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के दौरान उपलब्ध नहीं हो पाता, उस एंटीजन को सूडो एंटीजन कहेंगे। फिफ्थ है ऑटो एंटीजन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की खुद की प्रोटीन ही एक बाहरी पार्टिकल की तरह काम करे, एक एंटीजन की तरह काम करे और उसी ऑर्गेनिज्म में एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित करे, तो ऐसे एंटीजन को क्या कहेंगे? ऑटो एंटीजन। सिक्स है एलो एंटीजन, यानी ऐसा एंटीजन जो एक ही स्पीसीज में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। जैसे हम बात करें मानव में ब्लड ग्रुप की, तो मानव में ब्लड ग्रुप अलग अलग टाइप का होता है, तो वो हम एलो एंटीजन के अंदर काउंट करेंगे। नेक्स्ट दो तीन डेफिनेशंस और हैं, जिसमें है हेप्टोन्स क्या है? हेप्टोन्स दीज आर लो मोलिकुलर वेट कंपोनेंट्स विच आर एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक, यानी हेप्टोजेंस ऐसे कम आणविक भार के कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर बाह्यपन का गुण तो होता है लेकिन वो इम्यूनो रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं, इंड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उन कम आणविक भार वाले कंपोनेंट्स को हम हेप्टोन्स कहते हैं। ऐसे ही एडजुवेंट्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एंटीजन के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्या कर देंगे? स्टिमुलेट कर देंगे। तो ऐसे मिक्सर को, ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे? एडजुवेंट्स कहेंगे। एडजुवेंट्स दीज आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर mix with antigen to increase the activity of immune system and exposure antigen to the immune cell। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रूट ऑफ एंटीजन, कि कहाँ कहाँ से बॉडी के अंदर एंटीजन प्रवेश करता है। वातावरण के अंदर हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी बाहरी पार्टिकल, पैथोजन वातावरण में घूमता रहता है जो हमारी बॉडी के संपर्क में आता रहता है, लेकिन किसी न किसी प्रोटेक्शन लेयर के द्वारा वो बॉडी में एंटर नहीं कर पाता। फिर भी जब हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ होती है तो कोई ना कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो वो कैसे कैसे हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, कौन कौन सा मार्ग है? फर्स्ट है इंट्राडर्मल, अगर मान लो बीनीथ द स्किन के नीचे, जैसे मान लो हमारी कहीं पर भी स्किन में अगर कट लग जाता है तो कोई भी एंटीजन या पैथोजन वहाँ से एंटर कर सकता है। सेकंड है इंट्रा मस्कुलर, या मसल्स के द्वारा। थर्ड है इंट्रावेस्कुलर, वो ब्लड के द्वारा। जैसे कि मान लो एक सिंपल सा उदाहरण है, मादा एनाफिलीज जब चूसती है ब्लड किसी भी मनुष्य का, तो उसके जो लार के अंदर जो
प्लाज्मोडियम जो होते हैं उनको बॉडी के अंदर एंटर करवाती है और उन्हीं के द्वारा हमें क्या हो जाता है, मलेरिया रोग। तो इस तरह से पैथोजन कई मार्गों से बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। जब पैथोजन बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या अपनी सुरक्षा के लिए काम करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, किसी भी ये पैथोजन के अगेंस्ट जो सुरक्षात्मक कार्य हेतु हमारी बॉडी की सेल्स कुछ प्रोटीन बनाती है, उन प्रोटीन्स को हम क्या कहेंगे, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। जैसे एंटीबॉडी बनाने का काम हमारी बॉडी के अंदर बी सेल्स द्वारा किया जाता है। जो बी सेल्स हैं वो अपना आकार बढ़ाकर बड़ी साइज की प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्लाज्मा सेल उस समय जो पैथोजन आया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगी, और मेमोरी सेल अगर फ्यूचर में दोबारा वही पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो उस वक्त वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करती है। तो हम जनरल से स्ट्रक्चर यहाँ दी गई है एंटीबॉडी की, आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो कितने टाइप की होती है, बेसिक हम यहाँ 5 टाइप इसके पढ़ेंगे। इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन डी और इम्यूनोग्लोबिन ई। यहाँ 5 टाइप की एंटीबॉडी है के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि जो ये सारे टाइप की जो एंटीबॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। अगर जनरली हम बात करें तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर को हम कैपिटल वाई की शेप से हम दर्शाते हैं, जिसमें 2 ब्रांचेस होती हैं और एक स्टेम होता है। यहाँ एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर दी गई है जिसमें 2 बड़ी लाइन है इसमें और 2 छोटी छोटी लाइन है। 2 चेन होती हैं इसमें, इनको बड़ी चेन को हैवी चेन्स कहते हैं और ये छोटी जो चेन है जो एच स्ट्रक्चर सी बना रही है उनको लाइट चेन्स कहते हैं। हैवी चेन और लाइट चेन ये बनी किसकी होती है, एमिनो एसिड की बनी होती है। तो एमिनो एसिड का एक टर्मिनल होता है एन टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल होता है सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल जो होता है हैवी चेन और लाइट चेन का, एन टर्मिनल जो होता है वो वेरिएबल रीजन होता है और इसका जो सी टर्मिनल होता है वो कांस्टेंट रीजन होता है। यानी कि सी टर्मिनल में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते और वेरिएबल टर्मिनल जो एन टर्मिनल है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। ये एंटीजन की स्ट्रक्चर के बेसिस पर अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर चेंज करके और एंटीजन से बाइंडिंग कैपेसिटी इसी वेरिएबल रीजन के कारण होती है। हैवी चेन और लाइट चेन में इंट्रा चेन और इंटर चेन, इसमें सल्फर डाई बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इसमें पाए जाते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है। अब हम कंपैरेटिव स्टडी हम पढ़ेंगे कि जो क्लास है उसमें एंटीबॉडी के टाइप्स दिए हुए हैं। हैवी चेन कौन कौन सी होती है इसमें, इसके क्या सब क्लासेस, इनको आगे जाके डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे लाइट चेन कौन कौन सी होती है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। एक सिंपल सी चीज़ होती है कि 5 प्रकार की जो ये एंटीबॉडी है उसमें लाइट चेन सभी में कप्पा और लैम्डा, या तो कप्पा टाइप की होगी या लैम्डा टाइप की होगी, सभी में समान होती है। लेकिन हैवी चेन के बेसिस पर इनको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। हैवी चेन सब में अलग अलग होती हैं। ऐसे ही सब क्लासेस की हम बात करें तो सब क्लासेस में केवल इम्यूनोग्लोबिन जो जी है वो 4 भागों में डिवाइड होती है और एक जो इम्यूनोग्लोबिन ए है वो 2 भागों में डिवाइड की जाती है। बाकी एंटीबॉडीज़ को हम सब क्लासेस में डिवाइड नहीं करते। एक एक करके हम देखें तो इम्यूनोग्लोबिन जी की हैवी चेन होती है गामा, और इसको 4 सब हैवी चेन को 4 सब क्लासेस में डिवाइड करेंगे, गामा 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही लाइट चेन सब में सेम होगी, या तो कप्पा टाइप की होगी या लैम्डा टाइप की। ऐसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा गामा 2 K2। सेकेंड है इम्यूनोग्लोबिन एम, इसकी हैवी चेन माइक्रो कहलाती है, इसकी कोई सब क्लासेस नहीं है।
इसकी लाइट चेन कप्पा और लैम्बडा होती है। ऐसे ही इम्यूनोग्लोबिन ए की हैवी चेन अल्फा है। इसको दो सब क्लासेज अल्फा 1 और अल्फा 2 में डिवाइड करते हैं। लाइट चेन कप्पा और लैम्बडा होती है। इम्यूनोग्लोबिन जो ई होती है उसको हैवी चेन एप्सिलॉन कहलाती है। इसकी भी सब क्लासेस नहीं होती हैं और लाइट चेन कप्पा और लैम्बडा होती है। ऐसे ही इम्यूनोग्लोबिन जो डी है उसकी हैवी चेन डेल्टा होती है। इसको भी सब क्लासेस में डिवाइड नहीं किया जाता और लाइट चेन जो है वो कप्पा और लैम्बडा टाइप की होती है। अब हम एक एक करके इनकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन एम की। इम्यूनोग्लोबिन जो एम है वो पेंटामेरिक फॉर्म में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी होती है जो सबसे पहले जो प्राइमरी डिफेंस लाइन है वो प्रोवाइड करवाती है। यानी सबसे पहले जो सुरक्षा लाइन जो प्रदान की जाती है वो हमें इम्यूनोग्लोबिन एम के द्वारा प्रदान की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी है इट फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनो रेस्पॉन्स। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेंट है उसकी बॉडी के अंदर जो सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनो रेस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाता है वो इम्यूनोग्लोबिन एम के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ऐसे ही ये पहली सबसे जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें पहली एंटीबॉडी जो बनती है वो भी IgM होती है। इसके अंदर जो है पेंटामेरिक होती है। ये इसके अंदर एक जे चेन होती है जो कि FC रीजन से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है ये पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है जबकि ब्लड में ये मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शंस होती हैं उस दौरान ये IgM जो है एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो इस तरह से इम्यूनोग्लोबिन एम जो है पेंटामेरिक नेचर की होती है। पहली एंटीबॉडी है जो भ्रूण में बनती है। प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनो रेस्पॉन्स उत्पन्न करने वाली भी पहली बॉडी है। एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन में हेल्प करती है। सेकेंड है इम्यूनोग्लोबिन ए। ये डाईमेरिक नेचर में होती है। इसके भी जो FC रीजन होते हैं उसके बीच में जे चेन पाई जाती है। इसमें एक सीक्रेटरी कंपोनेंट एक स्रावी तंत्र होता है जो कि प्रोटीएज एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं उनसे जे चेन की रक्षा करती है। तो इसमें एक स्पेशल सीक्रेटरी कंपोनेंट और प्रेजेंट होता है। यह दो सब क्लासेस में डिवाइड होती है जिसको अल्फा 1 और अल्फा 2 कहते हैं। यह IgA जो एंटीबॉडी है वो एक्सटर्नल और इंटरनल सीक्रेशन में पाई जाती है। एक्सटर्नल सीक्रेशन जैसे कि हमारे आंसू हैं, टीयर्स जो सलाइवा है, मदर्स मिल्क है उसके अंदर और म्यूकस के अंदर इस प्रकार की एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। यह एंटीबॉडी जो होती है पैथोजन और वायरस के अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट थर्ड टाइप की जो एंटीबॉडी है वो है IgG। यह मोनोमेरिक नेचर की होती है और बाईवेलेंट का मतलब है इसमें 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। इम्यूनोग्लोबिन जी को हम 4 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जी में एक फ्लेक्सिबल हिंज रीजन होता है। हिंज रीजन जो है ये हैवी चेन के FC और फैब रीजन के मिड में प्रेजेंट होता है। यह रीजन इस एंटीबॉडी को फैब को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है जिससे वह अलग अलग एंटीजन से बाइंड हो सकती है। जो 4 टाइप की सब क्लासेज हैं उसकी ये ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण में
भ्रूण में जा सकती है, यानी प्लेसेंटा को क्रॉस करके भ्रूण में जाने वाली एकमात्र एंटीबॉडी है। इनमें से 4 टाइप में से केवल आईजी इम्यूनोग्लोबिन G2 है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है। IgD नेक्स्ट है। IgD ये भी मोनोमेरिक और बाईवेलेंट नेचर की एंटीबॉडी होती है, जो कि बी सेल्स पर जो है इम्यूनोग्लोबिन M के साथ प्रेजेंट होती है। जब ये बी सेल पर अगर इम्यूनोग्लोबिन D प्रेजेंट नहीं होती है तो इम्यूनोग्लोबिन M भी एंटीजन से इंटरैक्ट नहीं कर पाती है। इस एंटीबॉडी को सबसे पहले माइलोमा मल्टीपल माइलोमा पेशेंट में खोजा गया था। इम्यूनोग्लोबिन जो ई है, ये ई जैसे इसके नाम से ही लग रहा है, ये एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान ज़्यादा पाई जाती है। इसमें भी 2 चेन होती हैं। हैवी चेन को एप्सिलॉन कहते हैं और लाइट चेन को लैम्बडा या कप्पा कहा जाता है। इस प्रकार हमने पांचों टाइप की एंटीबॉडीज़ को हमने देखा कि इनमें से 2 इम्पोर्टेंट हैं। एक है इम्यूनोग्लोबिन ए जो कि डाइमेरिक फॉर्म में होती है और दूसरी है इम्यूनोग्लोबिन एम जो कि पेंटामेरिक फॉर्म में होती है। थैंक यू।